बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये यूएचएस के एलोज़ हैं कि डिफ़ाइन बफर्स, फिर जो कंपोनेंट्स हैं बफर सिस्टम के, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, और उसके अलावा वीक एसिड और जो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होती है। ठीक है। अच्छा, तो पीएच क्या है? पीएच है नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। अच्छा, अब पीएच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू -log 10 और मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 7.4। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये 40 नैनो इक्विवेलेंट्स हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर 0.04 मिलीमोल्स। ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब ये सवाल इधर एक पैदा हो गया है कि एच आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना, वो इतनी लो क्यों है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा है सोडियम की 140 होती है, पोटेशियम की 3.5 to 5 होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है? अच्छा जनाब, क्या है कि ये बहुत छोटा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है, और उस वजह से ये हाइपर एक्टिव है। ठीक है। अच्छा, क्यों ये इतना हाइपर एक्टिव है? इट इज़ जस्ट अ प्रोटॉन। ठीक है ना, और इसकी जो साइज़ टू चार्ज रेशो है ना, आप देखें वो तकरीबन इक्वल है ना। अब इसको इसकी औकात से ज़्यादा चार्ज मिल गया है, तो अब इसको समझ नहीं आती, ये फिर इधर उधर डैमेज करता फिरता है। ठीक है, अगर आप इसके साइज़ को कंपेयर करें ना, तो ये जो बड़ा स्माइली है तकरीबन इतना बड़ा होगा इसके मुकाबले में सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम उससे भी थोड़ा आपको बड़ा नज़र आएगा, और चार्ज ऊपर थोड़ा सा होगा, तो सोडियम पोटेशियम जो है वो उस चार्ज को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, वो आपे से बाहर नहीं होते, लेकिन ये छोटा शैतान बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? कॉज एंजाइम डिसफंक्शन कॉज करेगा, प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकता है। ठीक है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, सीएनएस का डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से इतना हमें मुसीबत पड़ी होती है पीएच को मेंटेन करने की। ठीक है, ये डैमेज कर रहा है, लेथार्जी, हेडेक, ऑर्गन डिसफंक्शन, सीएनएस डिप्रेशन, इवन ये शॉक और डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करें। इसलिए एक तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी थोड़ी है, और फिर अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो ये हमें क्यों आईसीयू में जब भी आप पेशेंट्स देखें तो सबसे पहले आप उसकी एबीजीज देख रहे होते हैं ना, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया। अब आप देखें, अगर आप इसको पीएच को प्लॉट करते हैं, इधर हमने लिख दी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और ये हमने लिखी है नैनो इक्विवेलेंट्स पर लीटर में। इस तरफ हमने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे पीएच। ठीक है। अच्छा, तो पीएच 7.4 को अगर आप इधर से देखें, एक्स एक्सिस पे 7.4 है, वाई एक्सिस पे ये किधर मीट कर रही है? 40 नैनो इक्विवेलेंट्स पे। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल पीएच, इसी के अराउंड होती है। ठीक है ना, बॉडी में। अच्छा, अब मसलन अगर हम इसको ले जाते हैं कि ये इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, ठीक है, या फिर ये जो है इसमें या तो हम देखते हैं कि ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। मसलन ये 7.4 से 7.6 हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो इधर इसको आप अब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मिलाएं, तो उधर आप देखें कि 15 नैनो इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट ना एच आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मसलन जो है पीएच जो है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 7.2 हुई है, तो आप देखेंगे तकरीबन इधर 20 नैनो इक्विवेलेंट्स जो है 40 से अब ये 60 पे मीट कर रही है ना। ठीक है, तो ये 20 नैनो इक्विवेलेंट्स जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो
ये अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें ना तो वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। और इधर ये जो है मिड वे में आपके पास आ रही है 7.4, ठीक है। जो ब्लू है, जिस तरफ से आपको जो ब्लू नज़र आ रहा है कर्व, उस तरफ क्या है, पीएच इंक्रीज़ हो रही है, अल्कलोटिक हो रही है, तो उसको ब्लू से दिखाया हुआ है। और इस तरफ जो है रेड जो है, उस तरफ पीएच आप एक्स एक्सिस पे देखें ना डिक्रीज़ हो रही है, तो वो एसिडिक या रेड कलर में शो किया है मैंने, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपको लेवेंडर कलर में नज़र आ रहा है ना 7.4 के आसपास, ये बॉडी की पीएच है जिसमें ये लाइफ पॉसिबल होती है और ये मेंटेन रहती है ना, ठीक है। अच्छा, तो 1 यूनिट चेंज इन पीएच जो है वो क्यों इतना ख़तरनाक होता है, क्योंकि 10 फोल्ड चेंज इन एच ऑइन कंसनट्रेशन वो करता है, ठीक है। अब मसलन इधर एक एच ऑइन आपको, ये ब्लड मैंने बनाया है, ठीक है, ब्लड में आपको एक एच ऑइन पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, साथ में आपकी ये पीएच नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर इसमें 1 यूनिट चेंज हुआ है तो 10 फोल्ड इंक्रीज़ हुई है, मींस कि अब वो पहले 1 था तो अब वो मल्टीप्लाई बाय 10 होके ये 10 फोल्ड आ गए हैं इधर एच ऑइंस। अच्छा, अब बज़ाहिर आपको लग रहा है कि कोई इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन इसको हम देखते हैं कि मसलन ये अब 7.4 से 6.4 हो गई है पीएच। अब हम इसको इधर प्लॉट अगर करें तो ये तकरीबन इधर आ जाएगा 6.4 इधर, ठीक है ना। तो इसको अगर आप अब वाई एक्सिस पे लेके जाएं तो एच ऑइन की कंसंट्रेशन किधर जाके इधर मीट कर रही है वाई एक्सिस पे, 400 नैनो इक्विवेलेंट्स पे, क्योंकि 40 से 10 फोल्ड इंक्रीज़ हुई है ना। तो इस वजह से आप देखें कि एच ऑइन की कंसंट्रेशन अब आपको पता चल रहा है कि काफ़ी चेंज हुई है, ठीक है। 1 यूनिट अगर चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि बफर्स क्या हैं, ठीक है। बफर क्या है कि इट इज़ अ कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है। और वो क्यों करेगा, ताकि वो पीएच को बफर करे, पीएच को चेंज नहीं होने दे, ठीक है ना। तो अब जो आपका एलो था कि कंपोनेंट्स ऑफ अ बफर सिस्टम क्या है, बफर सिस्टम बनता किससे है, या तो वो कोई वीक एसिड प्लस उसकी कॉन्जुगेट बेस है, वो एक बफर पेयर बन जाएगा, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बफर सिस्टम की वर्किंग कैसे है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अगर एसिडोसिस है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, एच ऑइंस ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उनको मॉप अप करेगा, ठीक है। और अगर अल्कलोसिस है, ठीक है, पीएच इंक्रीज़ हो गई है, तो फिर वो प्रोटॉन्स को छोड़ेंगे बफर्स, ताकि वो पीएच को डाउन करें, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ये आपके पास एक सेल है मसलन, ठीक है, और एसिड आए हैं, ये क्या करेंगे, प्रोटॉन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन्स जो हैं उनको कौन जो है वो फिर मॉप अप करेगा, बफर्स, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो देखते हैं कि पीएच डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब जो 7.4 थी ना मसलन ये डिक्रीज़ हो गई है, कैसे हुई है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए हैं, अब ये जैसे 7.2 हो गई है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, ये आपके पास बफर पेयर्स हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बफर है, ठीक है, फॉस्फेट बफर है, और ये एक अमीनो एसिड बफर सिस्टम है। ये क्या करेंगे, ये इनको चूस लेंगे, आप समझें हाइड्रोजन आयंस को इन्होंने मॉप अप कर दिया है, चूस लिया है, खा गए हैं, हाइड्रोजन आयंस ख़त्म हो गए, पीएच नॉर्मल आ गई, 7.4 इन्होंने कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं कि मसलन पीएच क्या हुआ है, पीएच इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। पीएच इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि ये एक हाइड्रोजन आयन था ना इधर, ठीक है, और एक इधर था, अब ये एक रह गया है, मीन्स के हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो ही पीएच इंक्रीज़ होगी ना। तो अब ये 7.4 से ऊपर मसलन 7.6 पे चली गई है, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपके पास बफर सिस्टम्स हैं। अब आप पहले ख़ुद सोचें कि ये क्या करेंगे, ठीक है। पीएच इंक्रीज़ हुई है तो इनको क्या करना चाहिए, इनको इधर प्रोटॉन्स छोड़ने चाहिए, ठीक है।
तो जनाब ये क्या करेंगे, इन्होंने अपने प्रोटॉन्स इधर छोड़े और पीएच को इन्होंने क्या किया है, नॉर्मल कर दिया है। ठीक है, पीएच जैसे 7.4 हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पीएच मसलन डिक्रीज़ हो गई है। तो अब पीएच डिक्रीज़ कैसे होगी कि ये जो इधर एक ही प्रोटॉन रखा हुआ है, तो अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए हैं इधर, ठीक है, तो पीएच जो है वो 7.4 से मसलन 7.2 हो गई है। ठीक है, अब बफर्स क्या करेंगे, ये इन प्रोटॉन्स को आप देखें कि जैसे अमीनो एसिड बफर सिस्टम है, इसका अमीनो ग्रुप जो है ना, ये प्रोटॉन्स को खाई जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इधर पॉसिबल नहीं था कि मैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाती, तो ज़ाहिर है बॉडी में तो बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो आप देखें कि उसका अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटॉन्स को खा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगर देखें कि पीएच जनाब इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, इंक्रीज़ कैसे होगी, ये एक इधर गरीब सा प्रोटॉन था, ये भी गया, ये गया, तो पीएच हो गई इंक्रीज़। अब आप बताओ कि बफ़र जो है वो क्या करेगा, ये इधर अमीनो एसिड बफ़र है ना, ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन्स छोड़ेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, पीएच इंक्रीज़ हुई थी, इसने प्रोटॉन छोड़े। ठीक है, और पीएच जो है वो नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये देखा कि अमीनो एसिड जो है वो एज डबल बफर काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अभी पहले हम बात कर रहे थे ब्लड की, अब हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर पीएच डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, सेल के अंदर पीएच डिक्रीज़ हो गई है, मींस कि ये अब आप देखेंगे ये सारे प्रोटॉन्स आए हैं, लेकिन ये सेल के अंदर ही किसी तरह से जनरेट हुए हैं। ठीक है ना, अच्छा, पीएच डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अब ये फॉस्फेट बफ़र क्या करेगा, पहले तो आप खुद सोचें ना क्या करेगा। फॉस्फेट बफ़र जो है ना वो इंट्रासेलुलर बफ़र है। ठीक है, पीएच डिक्रीज़ हुई है, बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए हैं, इसको ये प्रोटॉन्स मॉप अप करने हैं, इनको ये चूस लेगा। कैसे चूसेगा कि जो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है ना, ये कन्वर्ट होने लग जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट में। कैसे, ये इधर से प्रोटॉन्स को उठाते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया बफर पेयर, और इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन्स जो हैं उनको मॉप अप करना शुरू कर दिया है। कैसे मॉप अप कर रहा है, हाइड्रोजन फॉस्फेट का डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कि आपकी, अब ये प्रोटॉन्स चले गए और इंट्रासेलुलर पीएच नॉर्मल हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंट्रासेलुलर पीएच इंक्रीज़ हो गई है। वो कैसे हो गई है इंक्रीज़, कि अब आपको इधर कोई प्रोटॉन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब क्या होगा, पहले आप खुद सोचो। जनाब ये अब इधर प्रोटॉन्स को छोड़ेगा। ठीक है ना, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो इसका बना हुआ है वो जो है वो प्रोटॉन्स अपने इसमें छोड़ देगा सेल के अंदर। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, और वो जब इधर आएंगे तो पीएच को ये कर देंगे डिक्रीज़। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा हम ब्लड में आ गए हैं। ठीक है, ब्लड में जो मेन बफर सिस्टम काम कर रहा है ना वो कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो अब ब्लड की पीएच करते हैं। ब्लड की पीएच डिक्रीज़ कैसे होगी कि बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए। ठीक है, और पीएच डिक्रीज़ हो गई। अब आप खुद सोचें कि अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या करेगा, इनको स्पॉन्ज की तरह चूसने लग जाएगा। ठीक है ना, इनको मॉप अप कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये आपका बफर पेयर है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट जो है वो प्रोटॉन्स उठाने शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब बाइकार्बोनेट ने प्रोटॉन्स उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, और ये सारे
प्रोटॉन्स जो है ना जिसने उठा लिए और पीएच नॉर्मल हो गई। वैसे ये तो आपको पता है ना कि उठाने के बाद क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाए, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से एक्सपेल हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है ब्लड की पीएच अगर इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इंक्रीज़ कैसे हुई है कि अब आपको इधर कोई प्रोटॉन नहीं नज़र आ रहा ना, ठीक है। तो अब क्या करेगा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, इसमें प्रोटॉन्स को छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रोटॉन्स रिलीज़ करेगा। कब तक रिलीज़ करेगा, जब तक कि इसकी कोशिश होगी कि मैं पीएच को नॉर्मल पे ले आऊँ, 7.4 पे ले आऊँ, ठीक है। अच्छा, तो एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन क्या है आपका एच आयन है, ठीक है। तो जो है जो आपका एलो था कि कॉन्जुगेट बेस क्या है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस है कि जब आपका एसिड डिसोसिएट होगा ना तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जैसे ए जो है इधर कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, और जो आपका ये H3O प्लस बनाए ना ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। अच्छा, तो जितना किसी का अच्छा, फिर आपके एलोज में ये भी है कि के ए को डिफ़ाइन करना है और पी के ए, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। के ए जो है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। जितना जो के ए है वो ग्रेटर होगा तो उतना ही जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मसलन HCl का के ए जो है ना वो 1.3 इंटू 10⁻6 है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका, और उतना ही ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, पी के ए जो है ना वो नेगेटिव लॉग है के ए का, ठीक है। के ए क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, पी के ए क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ठीक है। तो जितना स्मॉल होगा पी के ए, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग है ना, उतना स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। जैसे जो मतलब पी के बताता है कि ये कितनी इसमें टेंडेंसी है टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है ना। तो जो HCl है उसका पी के ए -5.9 है, और इसीलिए आप देखें कि HCl जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है, और उसके बाद वो बन गया है कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस क्या कर सकता है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और वो दोबारा बन सकता है एसिड, ठीक है ना। अच्छा, अब मसलन हमारे पास ये एसिड्स मैंने लिखे हैं, HCl है, फॉस्फोरिक डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है, और कार्बोनिक एसिड है। उसके अलावा अमीनो एसिड्स भी जो हैं वो भी आपके पास एसिड्स हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसका आप देखें ना सी टर्मिनल और सी टर्मिनस और एन टर्मिनस। सी टर्मिनस क्या कर रहा था, बफरिंग में भी आपको दिखाया था, प्रोटॉन्स को डोनेट करता था, और एन टर्मिनस क्या करता था, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता था। और इस तरीके से जो अमीनो एसिड है वो डबल बफर है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब ये आपके सारे एसिड्स आ गए, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में कॉन्जुगेट बेस बन रही है, ठीक है। और बॉडी की पीएच जो है उसको किस में मेंटेन रहना है, 7.35 टू 7.45 में, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी आ गई ना कि ये पीएच जो है आपकी किधर रहनी है, 7.4 के आसपास रहनी है, ठीक है। और एसिड जो है वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड में, ठीक है। पी के ए अगर जो है वो पीएच के बिल्कुल इक्वल है, आसपास है, तो ये इसकी डिसोसिएशन भी आप देखें कि बाई डायरेक्शनल हो रही है, दोनों तरफ ये एसिड भी बन रहा है और डिसोसिएट भी हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर पी के ए स्मॉल है, ठीक है, अगर किसी की पी के ए स्मॉल है तो उसमें क्या टेंडेंसी होगी, उसमें प्रोटॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। तो थोड़ी सी इक्वेशन जो है ये एसिड वाली इस तरफ शिफ्ट होगी, प्रोटॉन्स ये जैसे मैंने एरो लगा के दिखाया है कि इसकी ज़्यादा टेंडेंसी इस तरफ होगी, वैसे ये बाई डायरेक्शनल चल रहा है रिएक्शन, ठीक है। अच्छा,
फिर हम देखते हैं कि अगर कोई एसिड है, ठीक है, और उसकी हाई pKa है, तो फिर जो है उसकी जो है वो क्या टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटॉन्स को स्केवेंज करेगा, प्रोटॉन्स को चूस लेगा, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा टेंडेंसी इस तरफ होगी रिएक्शन की कि वो प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे, जैसे आप एसिड के अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को देख रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो इस तरफ ज़्यादा उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, जैसे HCl है, और ये बफर नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने लिखे हैं कि ये जो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है और कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और अमीनो एसिड्स भी, ठीक है, ये जो हैं इनकी pH और pKa आपस में क्लोज हैं, तो ये सारे रिएक्शंस बाई डायरेक्शनल हैं, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल हैं और ये फिर इसीलिए एज बफर्स काम करते हैं, जैसे फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर और प्रोटीन बफर, ठीक है। प्रोटीन बफर किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से, ठीक है। अच्छा, बफर का क्या है कि इसकी pKa जो है दैट इज़ क्लोज टू द फिजियोलॉजिकल pH, ठीक है। अच्छा, बफर करता क्या क्या है, ठीक है। अगर तो ज़रूरत है तो प्रोटॉन्स को रिलीज़ कर देगा, कहेगा कि बस ये pH चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर जो है उसको ज़रूरत पड़े कि प्रोटॉन्स जो हैं उनको स्केवेंज करना है, उनको एब्जॉर्ब करना है, तो वो ये भी कर सकता है, उनको मॉप अप भी कर सकता है, रिलीज़ भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है, ठीक है। और मकसद इसका क्या है कि pH नहीं इसने चेंज होने देनी, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे अभी ये जो है बफर की डेफिनीशन और pH का ये बिल्कुल बेसिक जो है ये सारा आपका इसमें कवर हो जाता है, ठीक है।